वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स में हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ लाइजोसोम्स को। इसके बाद हम स्टडी करेंगे लाइजोसोमल प्रोटीन की टारगेटिंग को। तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे ईआर से प्रोटीन जो टारगेट होता है वो गोल्गी बॉडी में होता है, और गोल्गी बॉडी से ये ट्रांसफर होता है हमारा लाइजोसोम्स में। लाइजोसोम्स में इसको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में स्टडी करेंगे कि जो लाइजोसोम्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या है। इंट्रोडक्शन। डी ड्यूवी ने क्या है डिस्कवर किया लाइजोसोम्स को 1955 में। लाइजोसोम्स जो डिराइव्ड हुआ है टू ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट जो वर्ड था लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व होना। सोमा का मतलब होता है बॉडी। यानी जो लाइजोसोम्स होते हैं ये क्या करता है, किसी भी सबस्ट्रेट्स या किसी भी जो सेल बॉडी होता है उसको इजीली क्या है डिसॉल्व कर देता है। लाइजोसोम्स के अंदर क्या है 50 लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन यानी जो लाइजोसोम्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। और जो ये एंजाइम्स होते हैं ये रेडली अवेलेबल नहीं होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के लिए, जिससे वो सबस्ट्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और ना ही जो सेल होता है वो सेल का बॉडी क्या है डाइजेस्ट होता है, या सेल को कोई नुकसान पहुंचता है खुद के सेल को। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इस एंजाइम की, इसको हम लेटेंसी कहते हैं, यानी लाइसोसोमल एंजाइम की लेटेंसी। लाइसोसोम्स को अगर हम देखें तो ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में और प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अगर वहीं हम बैक्टीरिया में देखें तो ये एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मेटिक स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। और ये जो स्पेस होता है यानी पेरिप्लाज्मेटिक स्पेस, ये बिल्कुल सिमिलर फंक्शन करता है लाइसोसोम्स की तरह। लाइसोसोम्स जो एंजाइम्स होते हैं ये एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, और जो लाइसोसोम्स के अंदर एसिडिफिकेशन मेंटेन रहता है ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप की वजह से होता है। और ये प्रोटॉन पंप की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एक्युमुलेट होता है लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको साइटोकेमिकल प्रोसीजर कहा जाता है, और मोस्ट वाइडली जो यूज करते हैं गोमोरी स्टेन को यूज करते हैं। गोमोरी स्टेन के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं एसिड फॉस्फेटेज को, और एसिड फॉस्फेटेज क्या है लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइसोसोम सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी लोकेशन पता चल जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है, हम क्या करते हैं जो न्यूट्रल रेड होता है ये ऐड कर देते हैं लिविंग सेल के साथ, जिससे क्या हो जाता है ये जो न्यूट्रल रेड होता है इंडोसाइटोसिस के थ्रू ये अंदर एक वैक्यूल के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। फ्यूज्ड हो जाने के बाद लाइजो अब हम क्या करते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर ये लाइव सेल को देखते हैं, जिस और इस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें क्या करता है कि जो लाइसोसोम्स है वो उसका लोकेशन हमें पता चल जाता है, क्योंकि न्यूट्रल रेड की वजह से वो फ्लोरेंट कलर में दिखाई देता है, यानी वो चमकना स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो लाइसोसोम्स होता है इसको पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का रीजन ये है कि जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो मटेरियल इनसाइड द साइटोप्लाज्म आते हैं उसका डिफरेंट शेप और साइज होते हैं, और ये लाइसोसोम्स के साथ जब फ्यूज होते हैं लाइसोसोम्स भी इसी वजह से डिफरेंट शेप और साइज का हो जाता है। इसीलिए हम पॉलीमॉर्फिक वर्ड यूज करते हैं लाइसोसोम्स के लिए। अगर लाइसोसोम्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स क्या होते हैं, इसमें चार टाइप्स के लाइसोसोम्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स को हम स्टोर ग्रेन्यूल भी कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव होता है। एंजाइम इन एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं तो ये सेकेंडरी जो लाइसोसोम्स होते हैं वहां जाकर एक्टिव हो जाते हैं।
अब दूसरा जो लाइसोसोम्स होता है इसको हेटेरोफेगोसोम्स कहते हैं, जिसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड जो लाइसोसोम्स होता है रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। फोर्थ वाले को हम ऑटोफेजिक वैक्यूल या साइटोसोम्स या ऑटोफेगोसोम्स कह देते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सेकेंडरी सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स को छोड़कर बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट जो हम स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं हेटेरोफेगोसोम्स। दूसरा जो आता है इसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। जो थर्ड आता है इसको हम कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल वैक्यूल। अब हम जो ये 4 टाइप के जो लाइसोसोम्स हैं इसको हम यहाँ पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेल है, तो ये हमें सेल दिखाई दे रहा है। यहाँ सेल में अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के दोनों तरफ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली यहाँ पे RER को शो किया गया है। ये RER को शो किया गया है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद जो ये बॉडी आपको दिखाई दे रहा है तो इसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। अब होता क्या है कि जो RER है, RER से जो प्रोटीन होता है आफ्टर द ग्लाइकोसाइलेशन ये ट्रांसफर होता है गोल्गी बॉडी की तरफ। और ये यानी गोल्गी बॉडी पे जाकर ये जो विसाइकल्स होते हैं ये फ्यूज होते हैं। तो मेनली ये विसाइकल होते हैं, कॉप टू विसाइकल होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये हमारा जो GTN है यानी गोल्गी ट्रांस नेटवर्क वाले जो रीजन है वहां से क्या है एक विसाइकल का फॉर्मेशन होता है। और वो विसाइकल जाके क्या है कि हमारा इंडोसोम्स के साथ फ्यूज करता है और फिर वो जो प्रोटीन होता है यानी एंजाइम होता है उसे ट्रांसफर कर देता है लाइसोसोम्स में। तो उन लाइसोसोम्स को हम कहते हैं यहाँ पे, ये जो आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं इसे प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होता है। यहाँ हम इनएक्टिव एंजाइम लिख देते हैं। इनएक्टिव जो एंजाइम है यहाँ पे, अब होता क्या है कि जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये फेगोसाइटोसिस हुआ, जो मटेरियल है वो अंदर की तरफ आया, तो यहाँ पे ये वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ हमारा। तो ये वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ये वैक्यूल क्या होगा कि जो प्राइमरी हमारा लाइसोसोम्स है इसके साथ ये फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेट्रोफेगोसोम, जिसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। अब अगर किसी भी वजह से जो मटेरियल है वो क्या है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो इसी वजह से क्या है एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इस वैक्यूल को अब हम कहते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। रेसिड्यूअल बॉडी ये आउटसाइड द सेल बाहर निकल जाएगा। प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस या डेफिफिकेशन हम कहते हैं। सेम इसी तरीके से जो पिनोसाइटोसिस के थ्रू लिक्विड जो मटेरियल है अंदर आएगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है। वैक्यूल क्या करेगा, ये फ्यूज होगा प्राइमरी हमारे प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ। फ्यूज्ड हो जाने के बाद हम सेम इसी स्ट्रक्चर को जो हम कहेंगे फ्यूज होने के बाद हेट्रोफेगोसोम कहेंगे। इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमारे जो बॉडी होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। या कई बार क्या होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है फंक्शन नहीं करता है, नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग जब नहीं करता है तो जो हमारा लाइसोसोम्स है माइटोकॉन्ड्रिया और SER को क्या है डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है।
तो डाइजेस्ट करने को ही हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें डायग्राम में डिस्कस की है, हमने इस स्लाइड में इसको क्या है लिखा हुआ है, तो समझने के लिए एक बार इसको यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि जो लाइसोसोम्स में जो लाइसोसोम में लाइसोसोमल जो प्रोटीन होते हैं उसके टारगेटिंग कैसी होती है। एक बार हम पाथवे को याद कर लेते हैं। ईआर से ये गोल्गी बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन को ट्रांसलोकेट करेगा, गोल्गी बॉडी भी में भी ट्रांसलोकेट करेगा, तो यानी सिस वाले रीजन में करेगा। सिस से फिर ये ट्रांस वाले रीजन में जाएगा। ट्रांस वाले रीजन में से वेसिकल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्लेथरीन क्लेथरीन कोटेड वेसिकल कहते हैं। अब यहाँ से जो वेसिकल होगा ये फ्यूज्ड होगा इंडोसोम्स के साथ। इंडोसोम्स के साथ ये फ्यूज हो गया। इंडोसोम्स से जो प्रोटीन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा लाइसोसोम्स में। अब इसे हम एक पिक्चर्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारा प्रोटीन है वो ट्रांसलोकेट होके आया हुआ है दो प्रोसेस के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। दूसरा है पोस्ट ट्रांसलेशन लेशन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के थ्रू जो प्रोटीन है हमारा ल्यूमन में आ गया है, तो ये हमारा ल्यूमन है, इसे हम ल्यूमन लिख देते हैं। अब इस प्रोटीन में क्या होता है कि हमारा जो क्या है कि ओलिगोसैकेराइड का एडिशन होता है, तो ये ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड कहाँ प्रेजेंट होता है, डोलिकॉल में प्रेजेंट होता है। और डोलिकोल से ओलिगो जो हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है इसको प्रोटीन में जब ट्रांसफर करने वाला जो एंजाइम है ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज है। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो ये हमारा प्रोटीन है इसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहने का मतलब है कि जो हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक अमीनो एसिड है, उसके NH वाले जो ग्रुप में है उसमें क्या है ओलिगोसैकेराइड ऐड होता है। इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ से हमारा क्या है कि जो ये वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारा वेसाइकल है। ये वेसाइकल के थ्रू क्या है कि ये गोल्गी बॉडी में आ जाता है, यानी गोल्गी बॉडी का ये सिस वाला रीजन है। सिस वाले रीजन से ये जो प्रोटीन है ट्रांसफर हो जाता है हमारा यहाँ पे, इस रीजन को हम लोग कहते हैं ट्रांस रीजन, गोल्गी का ट्रांस रीजन। तो ट्रांस रीजन में क्या होता है कि जो एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है इसमें क्या है कि हमारा मैनो 6 फॉस्फेट रेसिड्यू ऐड होता है। तो अब हम इसे समझते हैं मैनो 6 फॉस्फेट रेसिड्यू कैसे ऐड होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हमारा ईआर में हो चुका है। तो यानी जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम है, हाइड्रोलेज एंजाइम है। और हमने कहा कि इस प्रोटीन के NH वाले जो ग्रुप के साथ ओलिगोसैकेराइड ऐड है, तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या है, मेनोज हमारा रेसिड्यू प्रेजेंट है। इसके बाद क्या होता है कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन फॉस्फोट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन को ऐड कर देता है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है हमारा। इसके बाद एक और एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। तो ये फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या करता है कि जो हमारा ये वाला है, तो यानी हमारा ये एन एसिटाइल एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन को रिमूव कर देता है।
अब रिमूव करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बच जाता है उसको मैनोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यू कहा जाता है। मैनोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यू इसलिए कहा जाता है कि ये जो मैनोज होता है, मैनोज का जो ये 6th कार्बन है, 6th कार्बन में फॉस्फेट जो ग्रुप होता है ये ऐड हो चुका होता है, तो इसीलिए हम मैनोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मैनोज 6 फॉस्फेट जो रेसिड्यू है, यहाँ हमारा बन चुका है ट्रांस रीजन में गोल्गी के। अब जैसे ही बन जाता है तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांस जो गोल्गी होता है उसका पीएच होता है 6.65 पीएच होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस पीएच पे हमारा एक रिसेप्टर गोल्गी बॉडी के मेम्ब्रेन यानी ट्रांस रीजन में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन यानी सॉरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर कहलाता है मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर, जो कि ये इसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है यानी ट्रांस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा 6.5 पीएच है, इस पीएच पे ये रिसेप्टर क्या हाई एफिनिटी रखता है मैनो 6 फॉस्फेट रेसिड्यू वाले जो प्रोटीन है उसके लिए। फिर ये बाइंड कर जाता है इस पीएच पे। बाइंड होने के बाद हमारा क्या है कि एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। वेसिकल का जब फॉर्मेशन होता है तो एक प्रोटीन अटैच होना स्टार्ट हो जाता है वेसिकल के चारों तरफ, जिसको हम एडेप्टर प्रोटीन कहते हैं। फिर एडेप्टर प्रोटीन के आउटर में क्या है, एक कवरिंग यानी कोट होता है, आउटर कवरिंग, जिसको क्लेथरीन प्रोटीन कहते हैं। तो ये हमारा वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया, तो हम इसे क्लेथरीन कोटेड वेसिकल कह देते हैं। अब ये जो क्लेथरीन कोटेड जो वेसिकल होता है तो ये इंडोसोम्स के साथ हमारा फ्यूज हो जाता है, इंडोसोम्स के साथ। और इंडोसोम्स में जो पीएच होता है ये 5 से 5.5 होता है। तो इस पीएच पे क्या होता है कि जो हमारा मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर है, ये क्या है कि जो प्रोटीन इसके साथ बाइंड है उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है इस पीएच पे। रिलीज हो जाने के बाद जो हमारा ये रिसेप्टर फ्री हो गया, ये रिसेप्टर वापस हमारा क्या है गोल्गी बॉडी में पहुंचना है, तो इसीलिए एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। इस वेसिकल को कहते हैं वेसिकल कहते हैं, जिसमें रेट्रोमर प्रोटीन क्या होता है, कोटेड होता है। इसमें हमारा ये रिसेप्टर है और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा, यानी गोल्गी के ट्रांस वाले रीजन में फ्यूज्ड हो जाएगा। इसके बाद जो इंडोसोम्स होता है, यहाँ पे प्रोटीन में से क्या है, फॉस्फेट भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉस्फेट भी क्या है, फॉस्फेट भी रिमूव हो गया है। अब हमारा जो प्रोटीन बच जाता है ये हमारा लाइसोसोम्स में ट्रांसफर हो जाता है। अब हमने जितनी भी चीजें अभी डिस्कस किया है कि लाइसोसोमल प्रोटीन की टारगेटिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हमने इस स्लाइड में लिखा है। तो एक बार समझने के लिए एक बार इस स्लाइड से स्टडी कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि लाइसोसोम्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या है, सबसे पहले तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने के लिए इसको जो पीएच चाहिए होता है 4 होता है। अगर जो प्रोटीन 4 पीएच होता है, यानी लाइसोसोम्स का जो पीएच है वो 4 होता है। जो प्रोटीन होता है इसका जब डाइजेशन होता है डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है और डाइपेप्टाइड इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल जाता है, यानी लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है और डिग्रेड हो जाता है अमीनो एसिड पे। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है मोनोसैकेराइड्स पे और इजीली क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इंसुलिन और डेक्स्ट्रीन की अगर हम बात करें, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और ये लाइसोसोम्स में रह जाते हैं। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है तो उसका ऑटोफेगोसोम्स हो जाता है। और ये ऑटोफेगोसोम्स क्या है कि एक जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी यूकेरियोटिक सेल का, जो कि सेल को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। तो ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहता है। कई बार जब स्टार्विंग कंडीशन में हमने देखा कि एनिमल स्टार्विंग कंडीशन में होता है, यानी अगर वो कुछ नहीं खाता है
तो जो लीवर है वो ऑटोफेजिक वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ऑटोफेजिक वैक्यूल में क्या होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है जो कि अपने ही सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसको ब्रोक करता है और उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है ताकि वो क्या है, फैसिलेट कर सके यानी सरवाइव कर सके। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये रिमूव करता है सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो इसको हम दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा टेडपोल होता है उसमें टेल प्रेजेंट होता है और ये टेल क्या है, डिजेनरेट हो जाता है या उनका डिजेनरेशन हो जाता है। किसकी वजह से, कैथापेप्सिन की वजह से। तो कैथापेप्सिन में क्या होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है। वहीं पे जो ह्यूमन का जो यूट्रस होता है उसका वेट 2 kg होता है आफ्टर द बर्थ। और बट 9 डेज के बाद यानी 9 डेज के बाद जो हमारा यूट्रस का जिसका वेट अभी 2 kg हो गया है वो रिटर्न करता है अपने फॉर्मर साइज पे और वेट पे, जिसका साइज हो जाता है और वेट कम हो जाता है, वेट 50 ग्राम में पहुंच जाता है। इस प्रोसेस पे क्या होता है कि जो लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उसमें कंटेन होता है लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है जो कि डेब्रीज और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और एंडोमेट्रियम को भी। इसके अलावा जो ऑटोफेजी हमने देखा हुआ है कि जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वहां पे भी ऑटोफेजी होती है, ये आफ्टर द लैक्टेशन। अब कई बार क्या है कि जो हमारा बोन फ्रैक्चर्स हो जाता है, तो बोन फ्रैक्चर जब हो जाता है तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो लाइसोसोम्स है वहाँ क्या है, रिलीज हो जाता है और रिलीज होता है ये ऑस्टियोक्लास्टिस एक सेल के थ्रू। तो यानी उससे सेल से रिलीज होता है लाइसोसोम्स और ये जो बोन्स के जो पीसेस होते हैं उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, डिग्रेडेट करता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को। इसके अलावा हमने देखा है कि जो सेम प्रोसेस है रिमेडॉइड आर्थराइटिस है उसमें कार्टिलेज को क्या करता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है जिसको हम इरोडेड कहते हैं और ये करता है लाइसोसोम्स। एक और चीज हमने देखा है, जो लिकोसाइट्स होते हैं यानी ब्लड्स पे जो लिकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स से लाइसोसोमल नेचर होते हैं यानी हम कहते हैं लाइसोसोम्स ही होते हैं और ये फेगोसाइटोसिस नेचर को शो करता है। मोनोसाइटोसिस जब ब्लड में प्रेजेंट होता है तो उसमें बस लाइसोसोम्स फ्यू प्रेजेंट होते हैं, कम लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट किसी भी वजह से जो टिश्यूज है रप्चर हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा जो मोनोसाइट है वो क्या है, टिश्यूज में पहुंच जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें क्या है, मैनी लाइसोसोम्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्पर्मेटोजोआ है उसके एंटीरियर रीजन में दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीएज और हाइलोरियोनिडेज प्रेजेंट होता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन विद द oocyte यानी एग के साथ जो हमारा हाइलोरियोनिडेज एंजाइम है ये क्या करता है, एग के आसपास जितने भी सेल होता है उसको डिस्पर्स कर देता है और जो प्रोटीएज होता है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है जोना पेलेसुडा को, जिसकी वजह से एक चैनल का फॉर्मेशन होता है। इस चैनल के थ्रू जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है और एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। इसके अलावा 20 को जेनेटल डिजीजेस होते हैं जो डिजीजेस ड्यूरिंग द टाइम बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इन डिजीजेस को हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज। तो स्टोरेज डिजीज में क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है सब्सटेंस का, जैसे ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स, ट्राइग्लाइसराइड, फॉस्फेट ईस्टर्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन। ये सारे क्या है, सब्सटेंसेस हमारे सेल्स में स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये क्या है, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम क्या है, एब्सेंट होते हैं या किसी भी वजह से वो म्यूटेड होकर वो क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते लाइसोसोम्स में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्टोरेज डिजीज हमें होना स्टार्ट हो जाता है। आज हमने डिस्कस किया कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उसमें प्रोटीन को कैसे टारगेट किया जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो लाइसोसोम्स का जो फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।